नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश नीतीश कुमार जी ने शपथ ग्रहण किया। लगातार 10वीं बार शायद उन्होंने ये शपथ ली है और एक तरह से बिहार में रिकॉर्ड बनाया है। इस समारोह के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, अमित शाह उपस्थित थे, काफ़ी सारे लोग उपस्थित थे, बीजेपी के शुभचिंतक उपस्थित थे और इन सारे बीच में एक बहुत बड़ी बात और ये हुई कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मंच से गमछा लहराते हुए एक फिर से उसको सिंबॉलिक मीनिंग दिया है। तो अब इसके बाद जब सरकार स्थापित हो जाएगी, क्या-क्या चैलेंजेस रहेंगे और किस तरह से अब विकास का काम आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसी के नाम पर जनता ने मतदान किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे, फिर से आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर को। सर आपका स्वागत है सर फिर से हमारे चैनल में। जी नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए नमस्कार। एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन आज हमने देखा। नीतीश कुमार जी जब शपथ ले रहे थे, काफी सारे मुख्यमंत्री थे बीजेपी शासित प्रदेश से, नेता उपस्थित थे और सबसे बड़ी बात काफी सारी संख्या में लोग भी उपस्थित थे। तो ये दर्शाता है कि लोग जो है किस तरह से विकास को प्राधान्य देते हुए सपोर्ट कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये बिहार की राज्य के लिए निश्चित रूप से एक ऐसा मोड़ है जहाँ से बिहार की जनता ने निश्चित रूप से कह दिया है कि अब हम जो है राष्ट्र की जो देश की विकास की जो नीतियाँ हैं हम उनके साथ चलेंगे, ना कि जातिवाद या किसी संप्रदायवाद या किसी क्षेत्रीय अपनी राजनीति की आइडेंटिटी में ज़्यादा इसमें समय ना रहते हुए अब हमें राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ही अपने आप को आगे बढ़ना है और भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ा ही स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम दौर है और अ, जो पुराने मैं उन सभी कार्यकर्ता और उन सभी स्वयंसेवकों के लिए जिन्होंने साइकिल पर चलते हुए या पैदल चलते हुए जिन्होंने वो मेहनत, वो पसीना बहाया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी और संघ के उन अनेकों कार्यकर्ताओं का जिनकी वजह से आज जो सत्ता आ रही है उनकी मेहनत का ही प्रतिफल है। उन सभी पुण्य आत्माओं को नमन करते हुए क्योंकि आज जिस 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 जो सत्ता की धुरी बन रही है उन सभी उन सभी विचारों के जो प्रेरणा स्रोत वही पुराने लोग हैं और इस समय निश्चित रूप से ये सरकार बनी है तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो एक आत्मविश्वास है और देश के लिए उनकी जो विकास की नीतियां हैं और उनके कंठ से कहे हुए वाक्यों को जिस तरह से भारत की जनता एक गंभीरता से लेती है, उसका विश्वास दिखाती है, तो उसका परिणाम है कि बिहार की जनता ने भी एनडीए को बहुमत से जिताया और वहाँ पर ये सरकार बनी बिहार और प्रधानमंत्री मोदी जी का वहाँ पर जिस तरह से अभूतपूर्व स्वागत और सम्मान किया गया। भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के अन्य जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री जी भी पहुंचे और सभी संगठन के विभिन्न आयामों के और सभी वरिष्ठ और देवतुल्य कार्यकर्ता सभी उपस्थित रहे और सभी ने इस अभूतपूर्व मौके पर सभी की सहभागिता रही, सभी एकजुट रहे और अब बिहार के लिए आगे विकसित बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए निश्चित रूप से सभी कार्य करें। हमारी भी यही मंगल कामनाएं और जिन्होंने भी शपथ ग्रहण में जिन्होंने भी मंत्री पद की शपथ लिया उन सभी के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए धन्यवाद, सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। यस सर। सर 2 महत्वपूर्ण बातें आपके साथ मुझे चर्चा करनी है। एक तो ये है कि बिहार की जीत क्या ये सेमीफाइनल है अभी लोकसभा इलेक्शन का? देखिए सेमीफाइनल कहना तो एक एक अलग चीज है क्योंकि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जिस तरह से संघ के सभी जो भी कार्यकर्ता है जिस तरह से वो लगातार अपने कार्य में लगे रहते हैं तो वो इस केवल उसमें चुनाव का जीतना या हारना ही एक मुख्य मुद्दा नहीं होता है, उसमें बात होती है कि विचारधारा को किस तरह से और राष्ट्र की विचारधारा को राष्ट्र के प्रति देश प्रेम की नीतियों को किस तरह से भारतीय जनमानस
के उसमें बिठाया जाए। अगर यस, उसको बिठाने के लिए अगर भारतीय राजनीति का उपयोग करते हुए या सरकार में रहते हुए अगर उसका ज़्यादा ज़्यादा रूप में अगर उसका प्रभाव पड़ता है तो एक राजनीति भी एक उसका एक माध्यम है। उसका उसका कहीं भी परिपेक्ष ये नहीं है कि हमें केवल चुनाव जीतना है या सत्ता में ही आना है। मूल मूल मुद्दा विचारधारा का है, मूल मुद्दा विचार का है, भारतीय सभ्यता, भारतीय अस्मिता का है कि भारत की आत्मा किस तरह से अपने मूल विचार, मूल सभ्यता के साथ जुड़ी रहे और उसके लिए ही दिन और रात जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो संघ की शाखा से निकले हुए हैं, वो इसीलिए कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता है, उसका यही विचार रहता है कि वो खुद हो सकता है सत्ता में ना आ पाए क्योंकि कुछ गणमान्य नेतागण ही उसका लाभ उठाते हैं, लेकिन जो भी कार्यकर्ता पसीना बहाता है वो इसी विचारधारा के उसी विचार के लिए अपनी मेहनत करता है कि कहीं न कहीं जो राष्ट्र है वो एक अक्षुण्ण रहे, राष्ट्र की अखंडता है, संप्रभुता है वो अक्षुण्ण रहे और हमारा अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सभी सुरक्षित हैं। तो राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाते हुए ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मेहनत करता है। और यही विचार है और आगे के जो चुनाव होंगे उनमें निश्चित रूप से ये एक उत्साह का विषय है कि कार्यकर्ता जब आप चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से उनका उत्साह बढ़ता है और अगले चुनावों में उनके उनके लिए एक जो प्लस जो रहता है वो बड़ा ही देखने में आता है। तो अन्य राज्य में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं चुनाव तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता निश्चित रूप से और मेहनत, जोश, लगन से लगेंगे, चुनाव में लगेंगे और उसका कहने में तो अब तो यही सुनने में आ रहा है कि अब अगला चुनाव तो उत्तर प्रदेश का उसके लिए कोई विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब तो ये है ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं पे इसका प्रभाव तो रहता ही है। ये सर। सर ऐसा मत बोलिए, मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी क्योंकि सर हमने लोकसभा में देखा था जब ये सब लोग बोल रहे थे कि 400 पार करेंगे, तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको सबको ही मेहनत करनी पड़ेगी नो डाउट, कोई भी इलेक्शन क्यों ना हो। सर दूसरी बात ये है सर बिहार के चुनाव के दौरान सबसे यंग मैथिली ठाकुर जीत कर आई है। और जब मैं उनके ये बयान सुन रही थी उसमें उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि सभी लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। लेकिन वो आई अ, और ये बोल रही थी कि हाँ, मुझे कुछ बदलाव लाना है, मुझे कुछ काम करना है। तो ये एक बहुत अच्छे संकेत है कि हमारी नई पीढ़ी इस तरह से सोच रही है। नहीं, पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल जाना चाहिए। पॉलिटिक्स ही दरअसल सत्ता का और शक्ति का एक केंद्र बिंदु रहता है। अगर और जो देश की चाहे कोई भी पार्ट है हमारे यहाँ सिस्टम का, जो राजनीति में जो लोग रहते हैं, वो उन्हीं के विचार और उन्हीं की बातों को ही दूसरे जो लोग हैं, उनको फ़ॉलो अप करते हैं। तो राजनीति में तो अवश्य जाना चाहिए और जो नैतिक रूप से अच्छे लोग हैं और आध्यात्मिक लोग हैं और जो चाहते हैं कि उनके लिए कोई भ्रष्टाचार उनके जीवन का कोई अंग ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को तो ज़रूर जाना चाहिए। और वो और राजनीति के बाद चाहे प्रशासन हो, शासन हो, जुडिशरी हो, इन सभी में अगर अच्छे लोग नहीं आएँगे तो फिर कैसे कैसे रहेगा? हाँ, कुछ लोग नेगेटिविटी इसलिए ज़रूर फैलाते हैं कि इसमें अच्छे लोग ना चले जाएँ तो जिस टाइप के बी ग्रेड के लोग जाएँगे तो फिर उनको हम किसी भी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं अच्छे संस्कार जिनके अंदर हैं, उन्हें तो निश्चित रूप से जाना चाहिए। और ये बड़े उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के भी जो जिन भी संगठन के लोगों ने उनको इस तरह का उनका चुनाव किया तो ये बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि हमें कम से कम ऐसे युवाओं को अगर हम उनको टिकट देंगे, उन्हें लाएँगे, समाज का अंग बनाएँगे, तो वो निश्चित रूप से एक लंबे समय तक वो काम भी कर सकेंगे अ, और उसका एक प्रभाव जो रहता है, वो एक सकारात्मक संदेश निश्चित रूप से समाज के भीतर बना रहता है। ये सर। सर जैसे उनकी बात हो रही है वैसे अब नीतीश बाबू की भी बात करनी पड़ी क्योंकि अब लगातार लगातार तो नहीं बोल सकते लेकिन 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं जिनका एक रिकॉर्ड बन गया लेकिन उनको सुशासन बाबू भी कहा जाता है। तो सर सुशासन बाबू को फिर से प्रस्तापित करने के लिए उनके सामने तो चैलेंजेस तो बिहार में कानून की व्यवस्था को लेकर होंगे ही सर। हाँ, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को बहुत-बहुत बधाई हो
और इतना अच्छा जो भी पाँचों एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, उन सभी ने आपस में सामंजस्य बैठाते हुए जिसमें कि उप मुख्यमंत्री जी की शपथ सम्राट चौधरी जी ने ली है। सम्राट चौधरी जी उनके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावक बने और उसके बाद सभी 2 से 2 विधायक जो एनडीए के हैं, उन्होंने उनको सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना और गांधी मैदान में उनकी आज शपथ ग्रहण का समारोह में माननीय बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी ने उनको अपने संविधान में दी हुई उनके अनुच्छेद 164 एक के तहत सभी को शपथ दिलाई, सभी माननीय मंत्रियों को शपथ दिलाई। और तो ये 10वीं बार इस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री जी जो हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण की है। और चूंकि उन्होंने अपने घर परिवार के लोगों को इस तरह से राजनीति में बिहार की में नहीं उड़ेला, उनके चाहे बेटे हों चाहे परिवार के और लोग, जितनी मेहनत उनसे हो सकी। और पूर्व में भी क्योंकि सत्ता के बीच में रहते हुए भी जिस तरह से उनके लगातार दौरे दिल्ली और अन्य अन्य जगह पे लगातार जिस तरह से वो चलते रहे और वो मेहनत करते रहे, तो उसका एक परिणाम है कि उनकी जो कनेक्टिविटी है वो एक तरह से केवल बंधने वाली नहीं रही कि केवल एक जगह स्थापित हो गए। उन्होंने हमेशा अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखी और उसका ये परिणाम देखने में मिलता है कि सभी के साथ वो सामंजस्य बैठाते हुए वर्तमान समय में अभी तक जिस तरह से वो सक्रिय रहे हैं। और यस। जहाँ शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 3 महिलाएं रमा निषाद जी, स्टेसी सिंह जी और लेसी सिंह जी, इन्होंने भी शपथ ग्रहण करी है। अल्पसंख्यक समाज से भी मोहम्मद जमा खान ने, जो पूर्व में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मिनिस्टर थे, तो हुँ, उनकी फिर से शपथ ग्रहण की। और इसमें सबसे खास बात रामकृपाल यादव जी की है, उन्होंने भी शपथ ली है। उन्होंने सही समय पे जिस तरह से बिहार में थी में भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह से वो जुड़े, जदयू को उन्होंने छोड़ा और उसके बाद बिहार में और जिस तरह से पूरी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी में आके उन्होंने ये तो उनके उनका उनका जो करियर है वो एक बड़ा अच्छी मोड़ पे आ गया। तो हुँ, तो सभी चाहे जीतन राम मांझी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हों, चाहे चाहे भारतीय जनता पार्टी या नीतीश या या अपने आरएलएम या लोक जनशक्ति पार्टी हो, सभी सभी जितने भी जो हैं, सभी ने अपने अपने उनका चयन किया है, सही तरह से आपस में सामंजस्य बैठाया है। तो निश्चित रूप से सरकार की जो है एक मजबूत सरकार बनेगी। और मजबूती दिखाते हुए ही गांधी मैदान में एक तरह से सभी कार्यकर्ता जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, सभी एक साथ आए हैं। तो निश्चित रूप से सरकार एक अच्छी सरकार, एक मजबूत सरकार बनी है बिहार में, तो इसका लाभ निश्चित रूप से जनता को मिलेगा। यस। सर, दूसरी बात ये है सर कि बिहार इज़ नाउ द सिंबल ऑफ जातीय राजनीति का अंत यहाँ से शुरू होता है, ऐसा नहीं लगता है सर आपको अभी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी सर काफ़ी सारा जो है ये जातीय राजकारण होता रहता है। लेकिन अभी ये बिहार का चुनाव जो है, क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी सर हमेशा डिमांड करते रहते हैं कास्ट सेंसस हो, दलितों का, पिछड़ों का विचार होना चाहिए, लेकिन अभी सब कुछ आप सुन गया है सर। हाँ, निश्चित रूप से बिहार को लेके जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने जो बयानबाजी कर रखी थी कि अगर हम इससे पहले ये जातिवाद और इस तरह से देखिए, निश्चित रूप से असर तो रहता है। ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जातियों का प्रभाव नहीं होता है या अपने पंथ का नहीं होता है, इन सभी का रहता है। लेकिन जो युवा ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए युवाओं को रेखांकित किया कि युवा इनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। जो राहुल गांधी जी का तो बस चले तो वो तो जैन जी को पता नहीं क्या क्या किस तरह से उन्हें किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, वो तो एक अलग ही, उनका तो एक विचार ही अलग है। लेकिन जो युवा है वो भारत की लोकतंत्र में विश्वास कर रखता है और उन्हें पता है कि हमें कि इनका जो भी जो प्रोपेगेंडा था कि ईवीएम मशीन जो है वो हैक कर ली जाती हैं ईवीएम मशीन में, क्योंकि अ, उस जब ये विपक्ष की मुख्य पार्टी के द्वारा तो जब ये बयान आ रहा था कि एक-एक ईवीएम मशीन में 25-25 हजार वोट जो हैं वो पहले से ही फीड हैं। कोई कह रहा है कि नहीं उसमें 5,000 फीड हैं। तो इस तरह के वो जबकि ईवीएम मशीन में कई चुनाव आयोग हर बार कह चुका है कि 2005-6 से पहले की जो ईवीएम मशीन थी तो उसमें लगभग एक 3,500 वोट से ज़्यादा
वोट ही नहीं आ सकते हैं और 2005-6 के बाद की जितनी भी ईवीएम के जो मॉडल आ रहे हैं, उसमें 2000 से ज़्यादा ही वोट नहीं उसमें आ सकते हैं। और ये इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हर ईवीएम में पहले से ही आपके वो है, पहले से ही वो है, वो तो बीजेपी को ही जाएगा। आप किसी कुछ लोग कहते हैं आप किसी पे भी वोट डालो वो कमल के फूल पे ही जाएगा। तो इस तरह की जो बातें विपक्ष जो प्रोपेगेंडा फैलाता है ये इनकी समझ से बाहर है। और अब दरअसल ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही समन्वय बैठाते तो कुछ अच्छा होता। अब बिहार की जनता को दोष देने से या भारत की जनता को दोष देने से तो कुछ मिलेगा नहीं, उससे तो सत्ता में आने वाले हैं नहीं। तो अब इन्हें अधिक मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो मेहनत में लगा हुआ है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार कार्यक्रम जिस तरह से चलते हैं, तो कार्यकर्ता उससे हर समय जनता के मध्य में और अपने संगठन के लोगों के साथ हर समय जिस तरह से उसका जुड़ाव रहता है, तो इस बात को विपक्षियों को सीख लेनी चाहिए कि हमें किस तरह से आगे मेहनत करनी चाहिए। यस सर। सर अभी आज तो सर स्टेज पे नरेंद्र मोदी जी का हाथ नीतीश कुमार जी ने लिया, हाथों में हाथ लेकर ऊंचा किया। मतलब ये बता रहे थे कि हम लोग कितने स्ट्रांग बन चुके हैं, और ये देखकर शायद अखिलेश यादव की नींद उड़ गई होगी अभी। देखिए अब तो अखिलेश यादव जी का तो खैर बिहार में कोई रोल इस तरह से है ही नहीं। विपक्ष के नेता जरूर इस बात को देखेंगे कि अ, ऐसा राज्य जहाँ पे हम कुछ ना कुछ भ्रम फैला के जिस राज्य को हम जीत सकते थे वो राज्य चला गया। तो जब यस। बिहार जैसा राज्य चला जा चुका है तो अब इनको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि अब हम कहाँ पर रह सकते हैं, कहाँ क्या हो सकता है। इस बात से जरूर इनको चिंता होगी क्योंकि फिर से अपने कार्यकर्ताओं में जोश जगाना, उत्साह जगाना इनके लिए इस समय बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे हम अपने कार्यकर्ताओं को बताएं कि ये हमारे साथ टिके रहो। क्योंकि एक बार जब जिस जिस पार्टी की सरकार बनने लगती है तो अधिकांश लोग फिर उन्हीं की तरफ मुड़ते हुए चले जाते हैं। फिर उनको रोक पाना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो अब विपक्ष यही सोच रहा होगा कि हमारे पास जो कुछ ले दे के जो कुछ है वो भी बचे रहेंगे कि नहीं बचे रहेंगे, सत्ता में तो आना बड़ा मुश्किल है। यस सर। दूसरी बात सर, कॉमन पीपल जो है या कॉमन हम लोग जैसे हैं फॉर एग्जांपल, उनको भी ये समझ में आ चुका है कि किस तरह से ये झूठे नैरेटिव हमेशा फैलाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सर, मैंने कल ही पढ़ा कि जिन लोगों ने देश सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, ऐसे 272 लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ एक पत्र लिखा है सीआई का समर्थन करते हुए। उसमें काफी सारे रिटायर्ड जज भी है, रिटायर्ड ऑफिसर से, कुछ पूर्व एम्बेसडर से, कुछ सैन्य से बिलोंग करने वाले, और उन्होंने उसमें बोला है कि बिना हलफनामा दिए इसी पर उंगली उठाते रहते हैं। तो अपनी हताशा छिपाने के लिए कांग्रेस सिर्फ झूठे आरोप लगा रही है, इस तरह का कुछ उन्होंने एक लेटर लिखा है शायद। तो ये एक बहुत बड़ा हम बोल सकते हैं कि सिंबल है कि हमारे जैसे लोग, सर्वसामान्य लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक तरह से अतिवादी जो विचारधारा है उसकी बात नहीं करती है, सभी के लिए सभी के साथ सामंजस्य बैठाने की बात करती है। और इनके कार्यकर्ता नेता भी भारतीय जनता पार्टी के यही करते हैं। वो खुद स्वयं इतने अनुशासित रहते हैं क्योंकि एक तो उनके ऊपर पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मजबूत एक चाबुक रहता है कि कहीं कोई फालतू बात ना निकल जाए, कोई फालतू बात ना कह जाए। और तो वो और तो इसी कारण जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो स्वयं में इतने अनुशासित रहते हैं कि और वो सभी सामंजस्य रहते हैं। और उसका एक लंबे समय तक जिस तरह से विपक्ष के द्वारा एक नैरेटिव जो इनके खिलाफ चलाया जा रहा है, तो उसमें और इस बात को भारत की जनता मान रही है। लेकिन इस तरह के जो लोग रहते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं या जजेज हैं, वो ये देखते हैं कि हम लेकिन अब उनकी अंतरात्मा जाग रही है, वो कह रही है कि कब तक इस तरह के जो नैरेटिव हैं वो चलाते रहेंगे। यस। क्योंकि इन इन नैरेटिवों से अंत में नुकसान देश का होता है। और ये आप कह रहे हो वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी जैसा कोई मुद्दा है नहीं है। तो अब इस तरह के नैरेटिवों से आप क्यों इंस्टीट्यूशनों को बदनाम करने में लग रहे हैं? क्योंकि क्योंकि
क्योंकि जिस अराजकता की बात जिस तरह से विपक्ष के लोग करते हैं, उससे उससे तो भारत का ही नुकसान होना है, भारत के युवाओं का नुकसान होना है। अगर देश में कहीं इस तरह की भगदड़ का माहौल होगा, तो उससे क्या, अगर आपको सत्ता नहीं मिल रही है, तो आप अपनी हार स्वीकार करते हुए अपने रचनात्मक कार्यों में लगिए, अपने संगठन को मजबूत करने में लगिए। लेकिन अगर आप उससे इस तरह का देश में भय का वातावरण पैदा करेंगे, अस्थिरता का वातावरण पैदा करेंगे, तो उससे तो ये सभी आम जन के लिए बड़ा खतरा है। नए नए मंत्रियों ने भी जब शपथ ली है, तो वो उसमें सबसे पहली बात यही कहते हैं कि हम भारत की अखंडता को, संप्रभुता को और जो है उसको हम अक्षुण्ण रखेंगे। कहीं भी कोई ऐसी बात है जो नहीं कहनी चाहिए, उसको हम नहीं कहेंगे, और भारत के संविधान के प्रति हम आस्था रखेंगे। और चाहे हम जीत के आए हैं, लेकिन हम बिना किसी अनुराग से या द्वेष से रहित होकर हम जो है कार्य करेंगे अपना। तो इन सभी चीजों के लिए तो जब जब इस तरह से जब सत्ता में जाने के बाद, कोई सरकार में जाने के बाद और इस तरह से कह रहे हैं, तो इन्हें आस्था रखनी चाहिए। अब विपक्ष के नेता केवल अपने प्रति ही आस्थावान रहेंगे, तो ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है। अब एनडीए की सरकार आई है, तो उनके नेताओं को भी आप समस्त जनता का नेता मानते हुए उन पर भरोसा रखिए। और यही चाहिए, यही यही इसी में पूरे देश का कल्याण होगा, इसी में सभी का भलाई है। यस, ये सर, तो अंत में सर हम यही बोलेंगे कि बहुत प्रयास कर लिए विपक्ष ने, क्या क्या नहीं गढ़ा, नैरेटिव गढ़े, वो चोर और ये वो, लेकिन फिर भी जनता जीती है, जिन्होंने मानी नहीं हार, और ये आया नया बिहार, ऐसा ही बोल सकेंगे। तो जाते जाते सर मुझे ये भी एक लाइन्स याद आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे कि जिस तरह से ये इलेक्शंस हुए हैं, उसमें ये मोटिव शायद सभी कार्यकर्ता जो एनडीए के हो या फिर नीतीश कुमार जी के पक्ष के हो, कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अब ये बिहार गीत नया गाने के शुरू हो चुके हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच, आज फिर से हमारे साथ जुड़े और बिहार के ऊपर इतनी अच्छी चर्चा हुई। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा आज का वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, वंस अगेन, जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। यस सर, थैंक यू सर।